नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 में और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल, अगले 1 घंटे में कोई बड़ी खबर नहीं छूटेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की पूरी खबरों से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और वंदे भारत की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो आज दिन भर सुर्खियों में रही है। एनआईए और ईडी ने टेरर फंडिंग केस में आधी रात से 14 राज्यों में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अब तक जारी है और इसमें 106 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पीएफआई प्रमुख ओमा सालम भी शामिल है। एनआईए और ईडी की कार्रवाई के बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला और एनआईए के महानिदेशक शामिल हुए। पीएफआई पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद में आतंकी गतिविधि के लिए टेरर फंडिंग का आरोप है, जिसके लिंक खंगालने के बाद ये छापेमारी की गई। साथ ही आरोप है कि पीएफआई बड़े स्तर पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, जिसमें हथियारों की ट्रेनिंग के साथ युवाओं का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा था। जुलाई में पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी मॉड्यूल को लेकर भी छापेमारी हुई थी। उसमें भी पीएफआई सदस्यों के पास से 7 पेज का टेरर डॉक्यूमेंट मिला था, जिसमें 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्लान था। छापेमारी के विरोध में केरल के मल्लपुरम, तमिलनाडु के चेन्नई और कर्नाटक के मंगलुरु में प्रदर्शन हुए। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगाया, जिसे हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तो 14 राज्यों में छापा, 100 से ज्यादा लोकेशन, 106 के करीब गिरफ्तारियां। लेकिन कौन कौन से ऐसे राज्य जहां पर एनआईए ने ये छापेमार कार्रवाई की है, ये आपको बिग वॉल के जरिए हम दिखा देते हैं। ये तमाम राज्य मैप के जरिए आप समझिए, जिसमें केरल से लेकर कर्नाटक के बाद अगला राज्य महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद भी तमाम राज्य जहां पर एनआईए की तरफ से रेड की जा रही है, जिसमें असम भी शामिल रहा। असम के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी ये कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु और इसी तरीके से सिलसिला केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान कवर करता हुआ 14 राज्यों को कवर कर चुका है, जहां पर एनआईए की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। मैप के जरिए आप समझिए कि इन तमाम राज्यों को एनआईए इस वक्त रडार पर रखे हुए है, जहां पर इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन आतंकी गतिविधियों और टेरर फंडिंग को लेकर दिल्ली में भी एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पीएफआई का ऑफिस सील कर दिया गया और यहां से परवेज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पूरे देश में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई चली है, जिसमें पीएफआई के ऑफिसेस में और उनसे जुड़े हुए दस्तावेज, जुड़े हुए लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई है। और ये दिल्ली का शाहीन बाग क्षेत्र है, जहां पर पीएफआई का ऑफिस था। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर एनआईए ने जांच के दौरान यहाँ पीएफआई के जो ऑफिस है उसको सील किया है। और यहाँ पर ये वही ऑफिस है जहाँ पर एनआईए की टीम ने अपना सील लगाया है। यहाँ से परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया है, जो पीएफआई दिल्ली के अध्यक्ष थे। यहाँ पर ही बताया जाता है कि देश विरोधी जो गतिविधियाँ हैं उसको संचालित करने की जाती थी। और यहाँ पर एक तरीके से अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही देश की सरकार के खिलाफ युवाओं को भरा जाता था। और कई तरीके के साहित्य, कई तरीके के जो वायरल वीडियोस हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, वो यहाँ पर दिखाया जाता था। इस समय एनआईए की जो टीम है पूरे देश में कई राज्यों में पीएफआई के ऊपर शिकंजा कस रही है और लगातार जांच की जा रही है। कैमरामैन मोहित के साथ कन्हैया शुक्ला, भारत 24 दिल्ली। तो इस तरीके की कार्रवाई के बाद पीएफआई का टेरर कनेक्शन बार बार एस्टैब्लिश होता है, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। आखिर वो कौन कौन से नाम हैं जो कि एनआईए की रडार पर हैं और ये लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसमें पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमा सालम का नाम है। इसके साथ ही दिल्ली से परवेज अहमद जो कि पीएफआई के अध्यक्ष है, वहीं केरल से मोहम्मद खालिद छीपा पीएफआई के अध्यक्ष जिनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं पीएफआई के ही अध्यक्ष मध्य प्रदेश से अब्दुल करीम भी इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश इंदौर में जावेद की गिरफ्तारी हुई है और उज्जैन में मध्य प्रदेश के मोहम्मद जमील की भी गिरफ्तारी हुई है। आइए आपको जरा पीएफआई के बारे में भी समझा देते हैं कि पीएफआई है क्या,
कैसे ये काम करता है, इसका मॉड्यूल क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे आप पीएफआई कहते हैं। ये एक तरीके का इस्लामिक संगठन है और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला ये खुद को कथित तौर पर बताता है। इस संगठन की जड़ें केरल के कालीकट में भी गहरी बताई जाती हैं। देश का माहौल खराब करने में इनका कनेक्शन हर बार स्टैब्लिश हुआ है। लेकिन इसी पीएफआई के 3 विंग हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जो 3 सबसे एक्टिव विंग है पीएफआई के, उसमें सबसे पहला नाम है एसडीपीआई का। यानी एसडीपीआई जो एक राजनीतिक संगठन है वो काफी एक्टिव रहता है। इसके साथ ही कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक स्टूडेंट विंग है जिसमें छात्र स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, और दूसरा है नेशनल विमेन फ्रंट, ये तीसरा है जो कि एक महिला विंग है। ये 3 अलग अलग विंग्स ऑपरेट करते हैं और इसी की जड़ तक, इसी की तह तक जाने की कोशिश जांच एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। एनआईए और साथ ही ईडी की छापेमारी के बाद पीएफआई और एसडीपीआई ने विरोध प्रदर्शन भी किया है, जिसकी 3 तस्वीरें आइए आपको दिखा देते हैं। केरल के कन्नूर, राजस्थान के जयपुर और चेन्नई में यह प्रोटेस्ट हुआ है। गिरफ्तार पीएफआई नेताओं को छोड़ने का दबाव भी बनाया जा रहा है, जिसके लिए कल केरल में हड़ताल का भी ऐलान कर दिया गया है। थोड़ा सा और इस पीएफआई की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, यानी कब कब पीएफआई का नाम सामने आया, आपको यह भी समझना चाहिए। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या और उसके बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा, मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक दंगा, राजस्थान के करौली में हिंसा, तो उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल का सिर कलम और कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता का कत्ल। इन सभी मामलों में एक संगठन का नाम बार बार आता रहा है, वो है पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आइए आपको तफसील से बता देते हैं कब कब पीएफआई का नाम सामने आया। शुरुआत करेंगे साल 2010 से, जब केरल से चर्चा में पीएफआई सबसे पहले सामने आया। प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटा गया था। साल 2018 में केरल में छात्र नेता की हत्या में पीएफआई का नाम सामने आया। इधर उडुपी में हिजाब को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी पीएफआई संलिप्त था। सीएए का जो विरोध हुआ उसमें भी पीएफआई का नाम था। इसके साथ ही उदयपुर के अमरावती में जो दंगे हुए उसमें भी पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट सामने आया। इधर कन्हैया लाल की, टेलर कन्हैया लाल की जो हत्या की गई, सिर तन से जुदा वाला जो मामला सामने आया उसमें भी पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट था। कानपुर में जो दंगे हुए उसमें भी पीएफआई शामिल था। इधर पटना में पीएफआई से जुड़े हुए संदिग्ध की भी गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई बिहार में साल 2016 से सक्रिय है। केरल हाई कोर्ट ने पीएफआई को चरमपंथी संगठन बताया है। हिंदूवादी संगठन इसी पीएफआई को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की लगातार मांग करते रहे हैं। वहीं झारखंड के अलावा कहीं भी पीएफआई अभी बैन नहीं है। हालांकि इस बैन को भी अदालत में चुनौती दी गई है। खास तौर से दक्षिणी राज्यों में यह संगठन अधिक सक्रिय माना जाता है। पीएफआई पर जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप है। पीएफआई करता क्या है? पीएफआई अनपढ़, बेरोजगार मुस्लिम युवाओं को टारगेट करता है और उनको पीएफआई के एक्शंस में संलिप्त करता है। युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग पीएफआई देता है। इस पीएफआई के तार विदेशों से भी जुड़े हैं, यानी कि इसके पास पैसा कहां से आता है ये सब कुछ करने का, वो पैसा आता है विदेश से, यानी कि पीएफआई को होती है विदेशी फंडिंग। साल 2007 में बना और 20 राज्यों में उसके बाद इसने अपनी जड़ें फैला दी। आपको यह भी बता देते हैं कि 2010 से अभी तक पीएफआई से जुड़े हुए 46 लोगों को अदालतों ने सजा सुनाई है, जबकि अभी तक 355 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। बताया गया है कि जिन सभी केसेस में आज एनआईए ने रेड की उसमें यूएपीए की धारा भी जोड़ी गई है। एनआईए को लगातार खुफिया एजेंसी से इनपुट मिल रहे थे, जिसके आधार पर महीनों से जांच चल रही थी और आखिर में केंद्रीय एजेंसीज ने रेड प्लान को तैयार किया और अलग अलग राज्यों में इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। पीएफआई की शुरुआत कैसे हुई आपको यह भी बता देते हैं और इस जानकारी को आप बहुत महत्वपूर्ण समझिए, क्योंकि पीएफआई की जड़ें साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए खड़े हुए आंदोलन से जुड़ती हैं। साल 1994 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फंड यानी कि एनडीएफ की स्थापना की थी। इसी स्थापना के बाद से ही एनडीएफ ने केरल में अपनी जड़ें मजबूत की और इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इस संगठन की सांप्रदायिक गतिविधियों में संलिप्तता भी कई बार सामने आई।
साल 2003 में कोझीकोड के मराठ बीच पर 8 हिंदुओं की हत्या में एनडीएफ के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद बीजेपी ने एनडीएफ के आईएसआई से संबंध होने के आरोप लगाए, जिन्हें साबित हालांकि नहीं किया जा सका था। केरल के अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक में भी मुसलमानों के लिए काम कर रहे संगठन सक्रिय थे। कर्नाटक में कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी यानी कि केएफडी और तमिलनाडु में मनिथा नीति परसा यानी कि एमएनपी नाम के संगठन जमीनी स्तर पर मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे। इन संगठनों का भी हिंसक गतिविधियों में नाम आता रहा है। नवंबर 2006 में दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद एनडीएफ और ये संगठन एक होकर कोलैबोरेट होकर पीएफआई बन गए और इसी तरीके से साल 2007 में पीएफआई अस्तित्व में आया और आज 20 राज्यों में ये संगठन एक्टिव है। अब पीएफआई एक संगठित नेटवर्क है जिसकी देश के 20 से अधिक राज्यों में मौजूदगी भी है। पीएफआई की एक राष्ट्रीय समिति होती है और राज्यों की अलग अलग समितियां होती हैं। ग्राउंड लेवल पर इसके वर्कर भी होते हैं। समिति के सदस्य हर 3 साल में होने वाले चुनाव से ही चुने जाते हैं और इसी तरीके से पीएफआई करता है ऑपरेट। लेकिन पीएफआई के ज्यादातर केस टेरर फंडिंग से जुड़े हैं, यानी कि आतंकी गतिविधियों में जिस पैसे का इस्तेमाल होता है वो पीएफआई मुहैया कराता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएफआई को जो पैसा मिलता है वो मिडिल ईस्ट के देशों से मिलता है। हालांकि ये फंडिंग किन देशों से होती है ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। पीएफआई को मिलने वाला पैसा हवाला का होता है। फरवरी 2021 में यूपी पुलिस ने भी दावा किया था कि पीएफआई को दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी से भी फंडिंग होती है। इससे पहले जनवरी 2020 में ईडी ने भी दावा किया था कि 4 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2020 के बीच पीएफआई से जुड़े हुए 10 अकाउंट्स में 1 करोड़ से ज्यादा रकम आई और उसी दौरान उसे निकाल लिया गया। फिर 6 जनवरी के बाद ही सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गए थे और उसमें खूब पैसा लगा था, जिसके बाद पीएफआई का कनेक्शन उस विरोध प्रदर्शन से भी स्टैब्लिश हुआ। और आइए अब आपको हरियाणा के गुरुग्राम से आई एक तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां पर आज सुबह से हुई मूसलाधार बरसात ने मुसीबत पैदा कर दी है। लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जल जमाव के बाद कुछ इसी तरीके की हालत स्थिति अमूमन गुड़गांव में देखने को मिलती है। कई जगहों पर जलभराव हुआ, सड़कों पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है, जिसके बीच कई राहगीर तो फंसे हैं। कई राहगीरों के वाहन पानी में बंद हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें पैदल जाना पड़ रहा है। और इस वक्त की स्थिति ये है कि लंबा जाम पूरे गुरुग्राम में लगा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त गुड़गांव की हालत को बयां कर रही हैं। लोगों के लिए ये भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारी संवाददाता अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अदिति, ये तस्वीरें साफ बताती है कि इस वक्त गुड़गांव में किस तरीके की स्थिति होगी, खासतौर से आने जाने वाले लोगों के लिए। और मुझे लगता है आप भी उसी जाम में इस वक्त फंसी हुई हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम ये हिसाब लगाएं कि हम 1 किलोमीटर कितने देर लग रही है, तो 1 किलोमीटर अब जाकर करीबन 25 मिनट 1 किलोमीटर में आपको लग रहा है। मैं अगर पार्लियामेंट से निकली थी तो मुझे अभी तक मैं NH8 पर हूँ, जिसे 32 माइलस्टोन के आसपास का इलाका कहते हैं। ये करीबन 35 किलोमीटर होगा, जिसमें मुझे 2.25 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। ये जाम यहाँ पर इसी ऐसे का तैसा यहाँ एज इट इज इस मोड में है। मुझे घबराहट हुई और शायद मेरे अलावा और भी बहुत सारे जो ये लोग जाम में फंसे हुए हैं उनको हुई, क्योंकि मुझे वो समय याद है, आज से 2-2.5 साल पहले या शायद ज्यादा की बात होगी, जब पूरा गुरुग्राम इसी तरह बारिश, केवल 2 घंटे की बारिश में पूरी रात भर सड़क पर था। जैसा आप बता रही हैं कि गाड़ियां बंद हो गई, ठीक उसी तरह के हालात थे। लेकिन अभी यहाँ पर पानी रिस्क के थोड़ा साइड हुआ है। लेकिन ये बात तब की है जब मैं आपको कह रही हूँ कि हम NH8 पर मौजूद हैं। जब हम बादशाहपुर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर, तो बादशाहपुर में पानी लबालब भरा हुआ है। एक ही जगह लोग 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं। अभी करंट की स्थिति ऐसी है पूर्णिमा, जब हम बादशाहपुर, हम एग्जिट 9 पर है, एग्जिट 10 जहाँ पे मेदांता आता है, वहां से हम
बादशाहपुर की तरफ जाएंगे तो बादशाहपुर से लेकर सोना का पूरा इलाका अभी जी। स्टैंड स्टिल पोजीशन पे है और मुझे लगता है कि मैं वहां तक पहुंचने में शायद अगला 1-1.5 घंटे का मुझे बिल्कुल। और सफर तय अगर करना अगर होगा। पुराने एक्सपीरियंसेस को अदिति देखा भी जाए तो जल्दी से निजात मिल नहीं पाती है। अगर भारी बारिश के बाद ऐसा जल जमाव होता है गुड़गांव में तो घंटे फिर गिने नहीं जाते हैं, कितना भी वक्त लग सकता है। यानी जल्दी से राहत मिलने की उम्मीद हालांकि कम ही नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक दिन की तस्वीर कैसे गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद ये दिन के हालात हैं, और अब दूसरी तस्वीर पूरा रास्ता जाम पड़ा हुआ है, यानी लोग जस के तस एक जगह पर फंसे हुए हैं भारी बारिश के बाद। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने अध्यक्ष चुनाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, यानी कि अब चुनाव की प्रक्रिया के बेहद नजदीक पार्टी आ चुकी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। वहीं अगर एक से ज्यादा कांग्रेस नेता नामांकन दाखिल करेंगे तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। इस नोटिफिकेशन के बाद राहुल गांधी ने कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक विचारधारा है, ये पद एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है। हम ऐसी मशीन से लड़ रहे हैं जिसके पास बहुत पैसा है, जिससे वो किसी को भी खरीद सकते हैं। The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system. And he represents a vision of India. राहुल का कहना है कि उनका स्टैंड क्लियर है, जो भी होगा जल्द सबको पता चल जाएगा। लेकिन अगर बात कांग्रेस के अध्यक्ष पद की करें तो इस रेस में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सबसे आगे चल रहे हैं। उसके अंदर ये इलेक्टेड पोस्ट है, कोई भी खड़ा हो सकता है इसके अंदर। 1 मैन 1 पोस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता है, परंतु कांग्रेस प्रेसिडेंट कोई बनता है तो वो 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए एक पोस्ट पे आना ज़्यादा उचित है। इसी सिलसिले में गहलोत की सोनिया गांधी से बीते बुधवार को 2 घंटे तक मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही अशोक गहलोत आज कोच्चि भी गए, जहां वो राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर शशि थरूर भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी से मुलाकात की। खबर है कि पार्टी के दोनों नेता अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले शशि थरूर ने 19 सितंबर को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी थी, जिस पर सोनिया ने कहा था कि चुनाव लड़ने का फैसला आपका है। तो अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में खबर यह है कि दिग्विजय सिंह भी अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं, और अगर गहलोत, थरूर या फिर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो 24 साल बाद ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार से अलग कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में होगा। तो क्या कांग्रेस की परंपरा बदल जाएगी? क्योंकि 1997 में अध्यक्ष पद के लिए 3 दिग्गज मैदान में थे। यह हुआ था 1997 में। वो 3 दिग्गज थे सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट, जो कि इस चुनाव के लिए मैदान में थे, और तीनों की लड़ाई कांग्रेस के रोचक किस्सों में से एक बताई जाती है। और सीताराम केसरी ने शरद पवार, राजेश पायलट को हरा दिया था। सीताराम केसरी जीत गए थे और केसरी को 6224 वोट मिले थे, और उसके बाद बाकी 2 कैंडिडेट्स को हार मिली थी। शरद पवार को 882 और राजेश पायलट को 354 वोट। सबसे तीसरे नंबर पर राजेश पायलट रहे थे। फिर साल 2000 में भी चुनाव हुआ था। अब ये सवाल है कि क्या कांग्रेस की परंपरा बदल जाएगी? किस तरीके के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कम से कम उससे तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। ये है साल 2000 की बात, और सोनिया गांधी को करीब 7448 वोट मिले थे, और इसके साथ ही जो जितेंद्र प्रसाद थे उनको सिर्फ और सिर्फ 94 वोट ही हासिल हो पाए थे। फिर साल 2000 के बाद गांधी परिवार को कोई चुनौती ऐसी नहीं मिली।
राहुल गांधी 2017 से 2019 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे और सोनिया गांधी का कार्यकाल 1998 से साल 2017 तक चला। 2019 में राहुल के इस्तीफे के बाद सोनिया अंतरिम अध्यक्ष बनी। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पूरी जिम्मेदारी साल 2019 में संभाली और उसके बाद अब जो तस्वीर नजर आने वाली है उसको समझाते हैं आपको, यानी कि अब चुनाव कैसे होगा। कांग्रेस कमेटी के 9000 डेलीगेट्स ये चुनाव करने वाले हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 23 सदस्यों में से इसमें 12 का चुनाव कर लिया जाएगा। अब उसके बाद होगा ये कि 11 सदस्य इसमें नॉमिनेटेड होंगे, यानी कि नामित सदस्य होंगे, उनकी संख्या 11 है। इसमें ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया है जिसके आधार पर अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा ये चुना जाएगा। लेकिन अब इसमें जो एक बड़ा नाम है वो है गहलोत का। लेकिन गहलोत सबसे आगे आखिर है क्यों, इसकी भी वजह आपको समझा देते हैं। केंद्र और संगठन का 40 साल का अनुभव अशोक गहलोत को है। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर वो बने रहे, ये बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और उसके साथ ही हिंदी बेल्ट में पार्टी को ये और मजबूती देंगे और कांग्रेस के लिए इस वक्त ये मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है। गांधी परिवार के वफादार अशोक गहलोत माने जाते रहे हैं और कांग्रेस के साथ हमेशा रहे हैं। उनके एक तरीके के आप कह सकते हैं कि सलाहकार के तौर पर भी हमेशा कांग्रेस में वो आगे खड़े रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सियासत पर उसका क्या असर होगा, क्या राजस्थान की सियासत इसके बाद बदल जाएगी, क्योंकि सीएम की रेस में सचिन पायलट फिर सबसे आगे हो जाएंगे। सीपी जोशी को भी सीएम बनाया जा सकता है क्योंकि इनका नाम भी आगे बढ़ाया गया है। नए नाम के साथ सीएम का चौंका सकती है, यानी कि जो नाम सामने आएगा उसमें एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। तो ये राजस्थान की सियासत पर भी बड़ा असर डाल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। कुल मिलाकर अगर आप ये कहें कि ये चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले अशोक गहलोत का इसमें नाम था, उसके बाद शशि थरूर का भी नाम सामने आया और अब दिग्विजय सिंह के नाम की भी एंट्री इसमें हो चुकी है। इसी के साथ वंदे भारत में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे ईरान में हिजाब की आग। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और बात करेंगे आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज वाराणसी की अदालत में सुनवाई हुई और आज कई सुनवाई के दौरान वाराणसी की जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया। जवाब दाखिल होने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय है। आज जो हमने कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन लगाई थी, माननीय न्यायालय ने उस पर नोटिस जारी किया है, मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है और उसके ऑर्डर्स के लिए, उस पर अपना डिसीजन के लिए, सुनवाई के लिए 29 तारीख लगाई गई है। समाज को डांटते हुए कहा कि अभी बात रख रहे हैं आप, 29 तारीख आपको समय दिया जाता है, आप तत्काल इसका जो है प्रस्तुत करिएगा 29 तारीख तक, और 29 तारीख को ही मुस्लिम समाज उसका जो है विरोध कर प्रस्तुत करेगा। इससे पहले 12 सितंबर को वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर मामले को सुनवाई के योग्य माना था और जिसके बाद सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई थी। अब 29 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने अपने दावे रखेंगे। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी से 29 सितंबर तक आपत्ति दाखिल करने को कहा है।
संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पहली बार मस्जिद पहुंचकर किसी मुस्लिम धर्मगुरु से उन्होंने मुलाकात की, जिसे हिंदू मुस्लिमों के बीच गहरी हो रही खाई को पाटने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। इस मुलाकात के बाद प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने संघ प्रमुख को राष्ट्रपिता बताया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। मस्जिद पहुंचकर किसी मुस्लिम धार्मिक नेता से संघ प्रमुख की यह पहली मुलाकात है। संघ प्रमुख अचानक से दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद पहुंचे, जहां बंद कमरे में उमर अहमद इलियासी से करीब 1 घंटे तक चर्चा की। मुलाकात के बाद जब डॉक्टर उमर अहमद से भागवत के हिंदू मुस्लिम डीएनए वाले बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने भागवत को राष्ट्रपिता बताया। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। संघ प्रमुख की ये बैठक देश में सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत करने और हिंदू मुस्लिमों के बीच की खाई पाटने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। इस बैठक में मोहन भागवत के साथ सह सरकारवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल और संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, रामलाल और हरीश कुमार भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक बैठक में ज्ञानवापी विवाद, हिजाब विवाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसी हाल की घटनाओं को लेकर चर्चा हुई है। प्रमुख इमाम और संघ प्रमुख की मीटिंग पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। संघ की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो कभी दिखाता कुछ है और करता कुछ है। भाई अगर आप किसी भी दूसरे समुदाय समाज के लोगों से मिल रहे हैं तो आपकी किताबों में आप मुस्लिम समाज को चिन्हित कर कर उस पर सवाल उठाते हैं। इससे हमेशा संदेह रहता है कि संघ की मंशा सही में वो है जो ये कह रहे हैं या मंशा कुछ और है। मोहन भागवत आज मस्जिद मजार के बाद दिल्ली के आजाद मार्केट के एक मदरसे में भी पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से मिलकर उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। और इधर कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की लंबी सुनवाई के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस याचिका को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। सुनवाई के शुरुआती 6 दिन मुस्लिम पक्ष की दलीलों के बाद कर्नाटक सरकार ने अपना पक्ष रखा, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई प्रतीकों को पहनकर आने की तरह ही हिजाब को भी परमिशन दिए जाने की मांग की गई थी। आज की सुनवाई में याचिका दायर करने वालों की तरफ से कहा गया कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां भले ही कम हों, लेकिन इस तरह के अनुशासन को लागू करने से आपको क्या हासिल होगा। साथ ही हिंदुओं के प्रतीकों का उदाहरण दिया गया। कामत ने कहा कि मान लीजिए मैं अपनी जेब में कृष्ण की फोटो रखता हूं और राज्य कहता है कि तुम नहीं रख सकते। जब मैं इसे चुनौती देता हूं तो कोर्ट को यह पूछना चाहिए कि प्रतिबंध क्यों है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन सकती हैं या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि स्कूल परिसर में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की कक्षाओं में हिजाब को प्रतिबंधित करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ये केवल कक्षा में प्रतिबंधित है। अब आने वाले दिनों में कोर्ट का क्या फैसला होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इधर ईरान में नकाब विरोधी महिलाओं के आंदोलन के लगातार फैलने जाने के बाद ईरान की इस्लामिक सरकार के लिए एक दशक में ये सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स की माने तो 2009 के राष्ट्रपति चुनाव में हुई कथित धांधली के बाद ईरान में भड़के जन विद्रोह के बाद यहां सड़कों पर ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला था। इस विरोध के दौरान कुछ लोगों को सीधे गोली मार दी गई, उसमें 5 लोग मारे गए जबकि 75 से ज्यादा घायल हुए। ईरान में 16 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। अब ये 15 शहरों में फैल चुका है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हो रही हैं। आंदोलन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। गुरुवार को फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। 5 दिन में मरने वालों की तादाद 9 हो गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं।
हिजाब पर छिड़े इस विवाद में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इंटरनेट के जरिए बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार हमारे विरोध को बगावत कह रही है। लेकिन मौलवियों को ये बात कभी समझ नहीं आएगी, वो आंखें मूंद कर बैठे हैं। हिजाब को लेकर ईरान में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़क पर महिलाएं हिजाब जला रही हैं, अपने बाल काट रही हैं। राजधानी तेहरान में हालात बेकाबू हो चले हैं। आरोप है कि हिजाब न पहनने पर पुलिस ने महसा अमीनी को हिरासत में लिया था और फिर टॉर्चर किया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़क पर उतर आईं। तो ईरान में हिजाब को लेकर महिलाओं का विरोध किस कदर बढ़ चुका है ये आपने देख लिया, लेकिन आखिर ईरान का कानून क्या कहता है? ईरान में ऐसा क्या है कि हिजाब ना पहनने से 22 साल की महसा अमीनी की जान चली गई? ऐसा क्या हुआ कि महिलाएं अब टॉर्चर झेलने के लिए तैयार नहीं है और इसको लेकर सड़कों पर उतर आई है? ये विद्रोह लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि ईरान में विरोध कर रही हैं ये महिलाएं। दरअसल ईरान में इस्लामिक देशों की तरह रूढ़िवादी सोच है। 9 साल की उम्र के बाद बिना हिजाब बाहर निकलने की मनाही है। महिलाओं के लिए ईरान में कई सख्त कानून बने हुए हैं। ईरान में क्योंकि शरिया कानून लागू होता है, यानी कि प्यार करना भी ईरान में एक बड़ा जुर्म है। शादी से पहले प्यार करना ईरान में अनैतिक माना जाता है और ऐसा करने पर 99 कोड़े की सजा दी जाती है। हिजाब को लेकर भी ईरान में कानून है। अगर सही ढंग से हिजाब नहीं पहना है तो 2 महीने की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 50,000 से 5 लाख रियाल वहां की करेंसी का जुर्माना भी लगता है। धार्मिक नियमों के उल्लंघन में जेल के अलावा 74 कोड़े का भी प्रावधान है। गैर मुस्लिम युवक से संबंध बनाना ईरान में जुर्म माना जाता है। गैर मुस्लिम युवक को मौत की सजा दे दी जाती है और दोषी को सरेआम पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके साथ ही समलैंगिक संबंध बनाने पर दोनों को 100 कोड़े पड़ते हैं। गाली देने पर 74 कोड़े मारे जाते हैं ईरान में। तो ईरान का कानून आपने देख लिया। कुछ लोगों को भारत का कानून बड़ा कठोर लगता है, उन्हें भारत में सुरक्षा का एहसास नहीं होता। ऐसे लोगों को ईरान जरूर देखना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि किस तरीके से वहां का कानून लोगों पर, खासकर महिलाओं पर अत्याचार करता है। जिन्हें लगता है कि भारत सुरक्षित नहीं है, उन्हें अगर ईरान में रहने को कहा जाए तो क्या ये तस्वीरें देखकर वो वहां पर रहना चाहेंगे? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन ईरान शिक्षित महिलाएं छोड़ना चाहती हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये अभी ईरान का सूरत हाल बताता है। यूनान का हाल ये है कि वहां पर हर साल लगभग 15,000 महिलाएं दूसरे देश में जाने के लिए अर्जियां लगाती हैं, अप्लाई करती हैं। ईरान की यूनिवर्सिटी में 50% महिलाओं का एनरोलमेंट है, लेकिन वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी सिर्फ 17% की है। पब्लिक पुलिस में हिजाब जांच के लिए महिलाएं भी शामिल रहती हैं और इन महिलाओं को बसेज कहा जाता है। कामकाजी महिलाओं पर हिजाब अनिवार्य करने की जिम्मेदारी दफ्तरों की होती है और पिछले 2 साल में 855 दफ्तर बंद किए जा चुके हैं। पिछले साल सरकार का विरोध करने पर 72,000 केस दर्ज हुए थे। ये सब कुछ ईरान में हुआ था। ये एक बड़ी वजह इन शिक्षित महिलाओं को दे रहा है कि ईरान में नहीं रहना चाहती और वहां से ये मोबिलाइज कर रही है, यानी कि दूसरी तरफ जा रही है। इधर रूस में भी पुतिन के मोबिलाइजेशन के ऐलान के बाद जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जो कि धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। मॉस्को के अलावा दूसरे शहरों में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पुतिन के आदेश का विरोध कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का ऐलान किया है। उसके बाद रूस के कई शहरों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लोग सड़क पर उतर आए। राजधानी मॉस्को समेत कई शहरों पर लोगों ने पुतिन के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही नो टू वॉर, लाइफ टू आवर चिल्ड्रन, नो मोबिलाइजेशन के नारे लगाए। अब तक 850 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रिजर्व सैनिकों की तैनाती के बाद यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भड़क जाएगा। ये सारा हंगामा पुतिन की उस घोषणा के बाद हुआ जिसमें उन्होंने रूसी सेना में 3 लाख नई भर्तियों के लिए एक मिलिट्री ड्राफ्ट का आदेश दिया था। ऐसा तब होता है जब किसी देश को युद्ध के लिए सैनिकों की जरूरत होती है। जब पर्याप्त वॉलंटियर्स नहीं मिलते तो जबरन भर्ती के आदेश दिए जाते हैं, यानी जो भी नागरिक युद्ध लड़ने लायक पाया जाता है उसे अस्थायी तौर पर सेना में भर्ती कर लिया जाता है।
तो पुतिन ने रूस की मिलिट्री पावर को बढ़ाने के साथ साथ यूक्रेन के डोनबास पर अपना कब्जा जमाने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा पुतिन यूक्रेन के 4 हिस्सों पर अपना कब्जा चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जनमत संग्रह कराने का भी आदेश दे दिया है। लेकिन वो 4 हिस्से कौन से हैं, इस मैप के जरिए वीडियो वॉल पे हम आपको समझा देते हैं। यह है यूक्रेन का मैप और यूक्रेन के मैप को अगर आप समझेंगे, इसमें यह है डोनेस्क और डोनेस्क के साथ साथ लुहांस्क का इलाका। ये दोनों सटे हुए इलाके हैं। इन दोनों इलाकों के बारे में आपको बता दूं, यहां पर रशियन सेंटिमेंट्स के लोग ज्यादा रहते हैं, यानी कि रशिया के साथ इनका एक इमोशनल कनेक्ट भी है, ये रशिया को सपोर्ट भी करते हैं और इसीलिए रशिया का प्रभाव डोनेस्क और लुहांस्क के इलाके में ज्यादा रहता है और यहीं पर जनमत संग्रह की तैयारी पुतिन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आगे अगर आप बढ़ेंगे तो यह है ज़ैपोरिजिया और साथ ही खैरसोन का इलाका। ज़ैपोरिजिया और खैरसोन के इलाके में भी रशियन आर्मी लगातार घुसती रही, इसको पूरी तरीके से इन्होंने बर्बाद किया। लेकिन इन दोनों इलाकों से सटा हुआ है क्रीमिया। क्रीमिया के बारे में आपको यह बता दें कि साल 2014 में क्रीमिया का वो इलाका जिसे रशिया ने अपने में मिला लिया था, यानी कि क्रीमिया आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा है और इसी से सटे हुए खैरसोन और ज़ैपोरिजिया के इलाके में पुतिन चाहते हैं कि वो अपनी पकड़ को मजबूत करें और इसीलिए जनमत संग्रह की तैयारी इन 4 इलाके ज़ैपोरिजिया, खैरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क जो कि क्रीमिया से सटे हुए 2 इलाके हैं, इसी की तैयारी पुतिन की तरफ से अब की जा रही है। और वही अब पाकिस्तान की भी बात करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की दूसरे देशों में करोड़ों की संपत्ति है। इमरान खान ने एक सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की दूसरे देशों में अरबों की प्रॉपर्टी और करोड़ों का कारोबार है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी संपत्ति विदेशों में नहीं है। आपने कभी सुना है कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जो जिधर जमहूरी निजाम चल रहा है, एक बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हों, एक बता दें। आप और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज हैं। करीब 5 महीने पहले भी इमरान खान ने भारत की तारीफ की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि भारत हमारे साथ आजाद हुआ, लेकिन अब किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं कि वो भारत को आंख दिखा सके। इमरान खान के इस तरह के बयान भारत की ताकत को दिखाते हैं। इमरान खान के ताजा भाषण का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान में सियासी घमासान मचा हुआ है। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर खींचतान जारी है। पाकिस्तान ने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने की बात कही तो अफगानिस्तान अब मसूद अजहर को आईएसआई एजेंट बता रहा है। मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जुबानी जंग जारी है और इसी को लेकर टीवी डिबेट पर तालिबानी अधिकारी मुबीन खान ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी करनी का भुगतान जरूर मिलेगा। साथ ही कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत जाकर ये बताना चाहिए कि मसूद अजहर आईएसआई एजेंट है। साथ ही ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो को भी बताएं कि अजहर अफगानिस्तान में नहीं इस्लामाबाद में है। शरीफ साहब, एक छोटा सा सवाल लीजिए, असद मजदूर पर लेंगे क्या आप कार्रवाई करेंगे? मसूद अजहर को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान में एससीओ समिट के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर उपजा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से भारत के एक रिपोर्टर ने मसूद अजहर को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर वो चुप्पी साध गए। उससे पहले उन्होंने बैठक में खुद को आतंकवाद का विक्टिम बताने वाला प्रोपेगेंडा चलाने की भी कोशिश की। वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो ने कहा कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, इसीलिए अब ये द्विपक्षीय नहीं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी त्रिपक्षीय मुद्दा बन गया है। बिलावल अली भुट्टो के बयान के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव जारी है और आए दिन कोई न कोई बयान सामने आ रहे हैं। और अब खबर मैक्सिको से है, जहां पर फायरिंग में 10 लोगों की मौत हुई है और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल मेक्सिको के एक बार में हमलावर ने घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद बार में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागते नजर आए। इस फायरिंग की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना की जांच में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है, लेकिन अभी तक गोलीबारी की असली वजह का पता नहीं चल सका है।
जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लोगों के चिल्लाने और साथ ही फायरिंग की आवाज भी सुनी जा सकती है। और अब खबर नेपाल से, जहां पर आईएसआई एजेंट को दौड़ा कर मारा गया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आईएसआई एजेंट को उसके घर के बाहर ही हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आईएसआई एजेंट लाल मोहम्मद उर्फ मोहम्मद दर्जी की उनके घर के बाहर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तानी एजेंट को दौड़ा कर गोली मारी, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना 19 सितंबर की है, जो सीसीटीवी में कैद हुई। पाकिस्तानी एजेंट की बेटी अपने पिता को बचाने के लिए छत से कूद गई, लेकिन बचा नहीं पाई। वीडियो में साफ दिखता है कि मोहम्मद दर्जी अपनी गाड़ी से घर लौटा। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, उस पर घात लगाए बैठे हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी एजेंट जान बचाने के लिए गाड़ी के चारों तरफ दौड़ता रहा, लेकिन हमलावरों ने गोलियां बरसाना जारी रखा। तो जानकारी के मुताबिक आईएसआई एजेंट लाल मोहम्मद काठमांडू के कोठादार इलाके का है और यहां पर उसकी हत्या की गई। वो नेपाल में रहकर भारत के खिलाफ नापाक साजिश रच रहा था। तो आईएसआई एजेंट जिसे नेपाल में मारा गया, उसको लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है। भारत में नकली नोटों की ये सप्लाई करता था और इसके साथ ही डी गैंग से भी आईएसआई एजेंट के कनेक्शन बताए जा रहे हैं। वहीं नेपाल के रास्ते आतंकियों को भारत भेजने के लिए लॉजिस्टिक्स के साथ साथ बाकी मदद भी मुहैया करा था। हाल ही में जेल से छूटकर आया था लाल मोहम्मद और इसके साथ ही लाल मोहम्मद की हत्या भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि भारत में आतंक फैलाने की कोशिशों में ये लगातार लगा हुआ था। और इसी बीच में चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट विकल्प को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। चुनाव आयोग ने सरकार से नियमों में बदलाव करने का आग्रह किया। अगर चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा अपने साथ लंबे वक्त तक रखे उन पोस्टल बैलेट का दुरुपयोग कम हो सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मी डाक की बजाय अपने लिए बनाए गए मतदाता सुविधा केंद्रों पर जाकर वोटिंग करें। अब वोटिंग के लिए डाक मतपत्र भेजने के दूसरे विकल्प को चुनाव आयोग खत्म करना चाहता है, जिसके लिए 1961 के नियम 18 में संशोधन की जरूरत होगी। अक्सर ये देखा गया है कि मतदान कर्मियों के पास मतदाता सुविधा केंद्र में जाने का ऑप्शन होता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर डाक के जरिए यानी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देते हैं। ऐसे में देखा गया है कि चुनावी ड्यूटी को पूरा करने के बाद लंबे वक्त तक पोस्टल बैलेट को अपने घर में रखते हैं, जो कि प्रत्याशियों या सियासी दलों के प्रभाव से प्रभावित किए जा सकते हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग अब इस ऑप्शन को बंद करना चाहता है। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन है। बावजूद इसके कई ऐसे प्लास्टिक हैं जिनकी पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि रिसाइकल नहीं होती है। दुनिया को प्लास्टिक मुक्त बनाने में जुटी संस्था ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक की इंडिया ब्रांड ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। विदेशी ही नहीं बल्कि चिप्स, नमकीन और बिस्किट के इंडियन ब्रांड्स भी प्लास्टिक वेस्ट को फैला रहे हैं। साल 2021 में 19 राज्यों में करीब 1,50,000 प्लास्टिक कचरे के टुकड़ों का ऑडिट हुआ, जिसमें 15% हिस्सा 10 बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स का था, जबकि 10% हिस्सा 10 बड़े भारतीय ब्रांड्स का था। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि रिसाइकिल ना होने वाला प्लास्टिक है क्या और उसकी थोड़ी सी उसका क्या इतिहास है, किस तरीके का वो प्लास्टिक होता है, ये आपकी समझ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओ यानी कि अदर प्लास्टिक, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। ये प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल नहीं होती है। अदर प्लास्टिक कचरे में इसका हिस्सा होता है 35% का। पीएस यानी कि पॉलीस्टाइरीन कचरे में इसका हिस्सा होता है 0.3% का। इसको पीएस आसान भाषा में हम कहते हैं। इसके साथ ही ये जो प्लास्टिक है ये रिसाइकिल नहीं हो पाती है, इस वजह से ये ज्यादा दिक्कत भरी है। लेकिन अदर प्लास्टिक से बनता क्या है, जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया, जैसे कि सॉस से लेकर शैम्पू तक के सैशे आपके घर में भी मौजूद रहते होंगे। इसके साथ ही चिप्स और बिस्किट जो आप लाते हैं उसके पैकेट
वो भी अदर प्लास्टिक से ही बनते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल आप रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, ये भी अदर प्लास्टिक से बनता है। और जो सिगरेट जिसका आप सेवन करते हैं उसके फिल्टर को भी बनाया जाता है अदर प्लास्टिक से ही, और ये अदर प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा समस्या वाली है। पॉलीस्टायरीन से आखिर क्या बनता है ये भी आप समझिए। दरअसल डिस्पोजेबल्स जो है वो पॉलीस्टायरीन से बनते हैं। इसके साथ ही जो प्लास्टिक का कप होता है इसका आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी पॉलीस्टायरीन से बनता है। और जो चम्मच फोक होते हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं, इसके साथ ही थर्माकोल वो भी पॉलीस्टायरीन से ही बनता है। ये तमाम चीजें जो पॉलीस्टायरीन से बनती हैं। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक होती है वो क्या होती है? मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक का प्लास्टिक वेस्ट होता है 35% का, ये एक बड़ी परसेंटेज है। वहीं दूसरी तरफ चिप्स, नमकीन और बिस्किट के पैकेट भी इसी से बनते हैं, यानी मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक से बनते हैं। और इसमें प्लास्टिक के साथ साथ पेपर और साथ ही मेटल का भी इस्तेमाल किया जाता है, मेटल को भी इसमें लगाया जाता है। ये होती है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। अब ये रिसाइकिल क्यों नहीं होती है आपको ये भी समझना होगा। हल्के होने की वजह से इनका ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ये एक बड़ी वजह है कि ये रिसाइकिल नहीं हो पाती हैं। अभी कमर्शियल रूप से बहुत कम ही रिसाइकलिंग होती है और इसीलिए इसकी तादाद कम है। 35% प्लास्टिक वेस्ट का अभी भी रिसाइकिल नहीं हो पाता है, वो भी तब जब रिसाइकलिंग के तमाम कोशिशें की जा रही हैं और इसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट का खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। और इस प्लास्टिक वेस्ट के खतरे से बचाने के लिए लगातार तमाम संस्थाओं की तरफ से मुहिम भी चलाई जाती रही है और लोगों को जागरूक भी किया जाता रहा है। और अब यूपी विधानसभा का सत्र जो कि बेहद खास है, उसकी खबर आपको बता देते हैं। विधानसभा की कार्यवाही के चौथे दिन सिर्फ महिलाओं को ही बोलने का मौका मिला। महिलाओं के अपने हक के लिए सवाल पूछे तो सरकार ने भी उसका जवाब दिया। आज महिलाओं ने सदन में अपनी बात रखी। आज के दिन सिर्फ महिला सदस्यों ने ही सवाल पूछे और सदन की कार्रवाई में खास भूमिका निभाई। इससे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश में महिलाएं अहम पदों पर रही हैं, लेकिन आज उनके साथ अपराध हो रहे हैं। महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही दिन काफी नहीं है, बल्कि उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक पूरा सत्र भी कम पड़ जाए। सीएम योगी के संबोधन के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को बताया। सदन की कार्रवाई के दौरान कई महिला सदस्यों ने अपनी बात भी रखी। और इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में एक टीचर का ट्यूशन के वक्त अपनी छात्राओं के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि टीचर नाग बनकर जमकर ठुमके लगा रहा है। दरअसल सिटी कोतवाली के जिवाजीगंज में ये कॉमर्स कोचिंग का वीडियो है, जहां टीचर मनोज बंसल के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें टीचर अपनी छात्राओं के साथ अश्लील गानों पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। दुपट्टे में टीचर खलनायक मूवी के सॉन्ग पर नाचते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि वीडियो शिक्षक दिवस का है जो अब वायरल हुआ। वहीं टीचर का कहना है कि उस दिन बच्चों की जिद पर उन्होंने डांस किया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। और इसी खबर के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही।